आप देख रहे हैं TNB। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। हम सर बकफ चले हैं कि हक फतेह याब हो, कह दो उसे जो लश्कर बातिल के साथ है। इस ढंग पे है जोर तो ये ढंग ही सही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। कि अगर 1984 के कत्लेआम करने वाले लोगों को सज़ा मिलती तो 2002 नहीं होता, 1992 नहीं होता, गोधरा कांड नहीं होता। ज़मीनों पर खून बहता रहा, प्रधानमंत्री जी कानों में तेल डालकर बैठे हुए रहे, राष्ट्रपति जी की बेबसी की कोई इंतहा नहीं रही, गले में टायर डाल के लोगों को जलाया गया, घरों के अंदर पूरे फैमिली को, पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया। और अफसोस की बात यह है कि जितने अपराधी थे उनको जेलों से रिहा किया गया। 1 नवंबर 1984 में, मतलब 3 दिनों तक जो सिखों का कत्लेआम हुआ था, आज तक उनके कातिलों को सज़ा नहीं दी गई है। उनके ऐसा नहीं है कि ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली कुछ हुआ, ये बहुत प्री प्लान, प्री डिटरमेंट था। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े फोर्सेस थे। भारत के इतिहास में सबसे दागदार दिन अगर इसको कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। आज 1 नवंबर है और आज से ठीक 38 साल पहले 1 नवंबर 1984 में एक हिंसा हुई थी। सरदारों के कत्लेआम हुए थे, सिखों के कत्लेआम हुए थे। और इसी विषय को लेकर आज यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। अगर आप पोस्टर देखेंगे तो ये पोस्टर जो है वो लोक राज संगठन की तरफ से, यहाँ पर एक ही नहीं बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इसमें शामिल हैं। यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उनसे हम लोग अभी बातचीत करेंगे कि आखिर आज यहाँ पर वो क्यों आए हैं, क्या मकसद है और क्या कुछ मांगे हैं। तो बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज ही के दिन ऐसा क्या हुआ था। उनको इंसाफ दिलाने की बात भी शायद यहाँ से उठ सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या कुछ चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, ये इनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। अंग्रेजों से आज़ादी के रूप में जो समझौता करके जो राज्य कायम हुआ, वो राज्य पहले दिन से ही खून में डूबा हाथ है उसका। 1 नवंबर 1984 ये वो तारीख है जो शायद आने वाले बहुत सालों तक जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है और जिसे भुलाया भी नहीं जा सकता है। क्या कहेंगे? भारत के इतिहास में सबसे दागदार दिन अगर इसको कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से उस वक्त इंसानियत का कत्ल हुआ, महिलाओं के साथ जुल्म हुआ, बच्चों को सड़कों पर काटा गया और एक बहुत प्लानिंग के साथ 72 घंटे तक, ये दंगा तो नहीं कहेंगे, इसको कत्लेआम कहेंगे, ये कत्लेआम चला। वो ज़मीनों पर खून बहता रहा, प्रधानमंत्री जी कानों में तेल डालकर बैठे हुए रहे, राष्ट्रपति जी की बेबसी की कोई इंतहा नहीं रही, गले में टायर डाल के लोगों को जलाया गया, घरों के अंदर पूरे फैमिली को, पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया। और अफसोस की बात यह है कि जितने अपराधी थे उनको जेलों से रिहा किया गया, अपराधियों को जेलों से रिहा किया गया। मिट्टी तेल के डिपो, पेट्रोल के डिपो, जेलेटिन पाउडर्स ये फ्री किए गए, रॉड्स दिए गए उनको तबाह करने के लिए। ये राज्य द्वारा आयोजित एक नरसंहार था, ये जनसंहार था और ये भारत के इतिहास का सबसे काला दिन। आज भी हम 38 सालों के बाद यहाँ एकत्र हुए हैं, इस पर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि आज भी उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। चंद लोगों को न्याय मिला है और उसके नाम पर
सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। और अफसोस ये होता है कि वही चीज़ है, आप जितने भी दंगे देखेंगे, अभी दिल्ली का दंगा नॉर्थ ईस्ट का जो हुआ है वो भी 72 घंटे चला है, मॉडल वही है। 84 का मॉडल हो, 2002 का मॉडल हो, 92 का मॉडल हो, दंगों का सारा मॉडल वही होता है। और कोई भी दंगा यदि सरकार चाहे, प्रशासन चाहे, तो 12 से 24 घंटे के अंदर रोक दिया जाएगा। यदि उससे आगे चलता है तो इससे बिल्कुल पक्का है कि ये दंगे राज्य द्वारा आयोजित होते हैं। क्या मंशा उसके पीछे रहती है सरकार? देखिए, एक तो ये होता है कि एक कम्युनिटी को कुचलना होता है। दूसरी मंशा जो सबसे मजबूत होती है वो एक कम्युनिटी को कमज़ोर करके देश के अंदर एक बाइनरी खड़ा करना होता है और उससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। सर, अब क्या स्थिति है? क्योंकि हमने देखा है सिखों का इतिहास, जब भी हमारे देश पर कोई भी मुसीबत आई है तो सिख सबसे पहले आ गया है, और उसके बाद ये हिंसा होती है, और उसके बाद एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। देखिए, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में बहुत दम है और लोकतंत्र ही सबसे बड़ा हथियार है। और ये हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने और यहाँ के संविधान ने बताया है कि इसके ख़िलाफ़ हमें जंग जारी रखना चाहिए। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। हम सर बकफ चले हैं कि हक़ फ़तेह याब हो, कह दो उसे जो लश्कर बातिल के साथ है। इस ढंग पे है ज़ोर तो ये ढंग ही सही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। सर, हम मंच से एक और संवाद आपका सुन रहे थे, खून को लेकर आपने कुछ कहा है, वो चीज़ क्या? हाँ, ये शाहिर की एक नज़्म थी। उन्होंने कहा था कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है तो टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज़ से अंजाम तलक। खून फिर खून है, 100 शक्लें बदल सकता है, ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए ना बने, ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए ना बने, ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाए ना बने। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाए। 1984 के दंगों की बात आप कर रहे हैं, क्यों? 1984 एक ऐसा हत्याकांड है जो इस देश के इतिहास में कालिक है, जो किसी एक कौम के ऊपर यह हत्याकांड ऑर्गेनाइज करके सबका कत्ल किया गया था। इसी दिल्ली शहर में सरकार के आंकड़े में करीब 3,500 से लेकर 4,000 तक के उनके डेटा है, पर वैसे 10,000 के ऊपर यह आंकड़ा पार है। और ये सिर्फ दिल्ली शहर में नहीं, कानपुर में, बोकारो में, उड़ीसा में, हर जगह ऑर्गेनाइज किया गया था। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये उस देश के उस वक्त जो हमारे देश में सत्ता में बैठे हुए थे, हमारे देश सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, एचके भगत, जिनका नाम बहुत सुना होगा, ये सब उस दंगे को अगुवाई करते हुए पाए गए। इनके पास पूरा सबूत था जो कोर्ट में भी पेश। जिनके आप नाम ले रहे हैं, कोई तथ्य हैं आपके पास, कोई आधार? सुप्रीम कोर्ट के पास तथ्य है, सारा तथ्य है, सारे विटनेस जो विक्टिम थे, जिन्होंने गवाहियाँ दी, वो सब उनके पास है। और ये हमारे देश का जो हुक्मरान वर्ग, अगर इस देश के अंदर उसको रोकना चाहती है हिंदुस्तानी सरकार, तो 2 मिनट के अंदर रोक सकती थी, क्योंकि इसी शहर में, यहीं पर बगल में आके हमारे देश की फ़ौज आके बैठी थी, उनको रोकने का मौका नहीं दिया गया। अगर वो फ़ौज को रोकने का मौका देते और वो कहते कि हाँ भाई जाओ, तुम्हारा काम है इनको रोकने का, तो फ़ौज जाके उनको रोक सकती थी। लेकिन उनको रोकने का मौका नहीं दिया गया, उनको नहीं भेजा गया रोकने के लिए, बिठा के रखा गया 3 दिन तक, जब तक दिल्ली जलती रही। लेकिन आप कह रहे हैं कि नाम सामने आ गए हैं, तथ्य सामने आ गए हैं, कोर्ट है, फिर भी इंसाफ नहीं मिला है। अभी सिर्फ इन्होंने सज्जन कुमार को डाला है जेल में, जगदीश टाइटलर अभी भी नहीं है, और बाकी तो भगवान को प्यारे हो गए सबके सब। तो कैसी प्रकार की हमारी जुडिशरी सिस्टम है कि वो सबको सज़ा नहीं दे पाई है। सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो लेके, इसी शहर में सुप्रीम कोर्ट है, बगल में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, हाई कोर्ट भी है, यहाँ पर सब भी हैं, यहाँ पर सारे संस्थान हैं यहाँ पे इंडिया के, जो रोक सकते थे, किसी ने रोका नहीं है उसको। इसका मतलब जब होने दे रहे हैं उसको, तो उनकी क्या मंशा है, क्यों इसको होने दे रहे हैं?
अगर आपको आके पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, कोई आके बदतमीजी से बात करे, पुलिस वाला मना नहीं करता आपको रोकने के लिए कि इसके साथ ऐसा व्यवहार ना करो, इसका मतलब पुलिस वाला चाहता है कि आपके साथ ऐसा हो, बिकॉज उसकी ड्यूटी रोकने के लिए कि किसी के साथ वो बदतमीजी ना करे। तो अब आगे क्या उम्मीद जताई जा रही है, क्या लग रहा है? ये है कि हम जो इस सच्चाई की आवाज़ को हमेशा उठाते रहे हैं और ये 1984 के संघर्ष को उठाते रहे, और हमारा मानना ये भी है कि अगर 1984 के कत्लेआम करने वाले लोगों को सज़ा मिलती तो 2002 नहीं होता, 1992 नहीं होता, गोधरा कांड नहीं होता, और भी हाल में जो हुआ है वो भी नहीं होता, क्योंकि किसी को सज़ा नहीं मिल सकती है, इसलिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। मैम, सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा आप लोग आज उठा रहे हैं, आज आप यहाँ आए हैं, क्या मांग है या किस विषय को लेकर आए हैं? बेसिकली 1 नवंबर 1984 में, मतलब 3 दिनों तक जो सिखों का कत्लेआम हुआ था, आज तक उनके कातिलों को सज़ा नहीं दी गई है। उनके कातिलों को सज़ा हो, उसके लिए हम संघर्ष करते आए हैं, उसी के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 38 साल हो गए इंसाफ मिले हुए, अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तो उसके लिए हम आए हैं कि कातिलों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा 38 सालों से जो चीज़ नहीं हुई है, क्या लग रहा है कि आगे हो जाएगी? बिल्कुल होगी, संघर्ष जारी है। किस तरीके का संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि 38 साल हो गए हैं, लग नहीं रहा है कि कहीं से कोई इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है? देखिए, उम्मीद तो अगर हम करना छोड़ देंगे तो जीना भी छोड़ देंगे। संघर्ष जारी रहेगा। हाँ, ये जो हमने जैसे हम बात करते हैं कि ये सरकारें दे देंगी या वो सरकारें दे देंगी, किसी भी सरकार के आने से कुछ बदलने वाला नहीं है, ये हम सबको पता है, क्योंकि 38 साल हो गए हमें यही इंतज़ार करते हुए। इंसाफ हमको तब मिलेगा जब एक नए समाज की स्थापना के लिए हम लोग काम करेंगे, नए समाज की स्थापना के लिए हम संघर्ष करेंगे, और उसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष हमारा चलता रहेगा जब तक एक नए राज्य के लिए, एक नई व्यवस्था के निर्माण नहीं होता। जो 1984 में जो घटना हुई थी, क्या कुछ तथ्य आपके पास हैं, या जो लोग जिन लोगों ने ये हिंसा की थी, किस गवर्नमेंट में हुआ था, किसके कहने पर ये चीज़ें की गई थी, ऐसा कुछ साक्ष्य आप लोगों के पास है? साक्ष्य तो होते हैं और मिटा भी दिए जाते हैं। बिना साक्ष्य के लिए 38 साल से कोई संघर्ष नहीं होता। साक्ष्य तो यही दिया जाता है कि इंदिरा गांधी को उसके एक जो सरदार, उनके जो अंगरक्षक थे, उन्होंने ही मारा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये लगातार 3 सालों से पूरा आयोजित किया जा रहा था। ब्लू स्टार भी इसका एक हिस्सा था। ब्लू स्टार में ये बताकर लोग, हमारे सरदार भाइयों को और बाहर स्वर्ण मंदिर के सामने तैनात किया गया आर्मी फौज को कि यहाँ आतंकवादी घिरे हुए हैं, क्योंकि जब एक कौम अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है तो इसी तरह के दंगों का नाम देके सांप्रदायिक हिंसा को आयोजित किया जाता है, ताकि लोग उठ खड़े ना हो। उस समय हमारे जो सिख भाई थे अपने अधिकारों की हिफाजत में। आप ये नहीं मानते हैं कि इंदिरा गांधी को गोली किसी सिख ने नहीं मारी? देखिए, ये एक जो मुद्दा है, ये हमें भटकाव का मुद्दा है, उसकी ओर लेकर जाता है। अभी हम ये कहेंगे कि मेरे को एक मुसलमान ने गोली मारी, तो क्या हम एक कौम को निशाना बना लेंगे? ये तो सरासर अन्याय है हम लोगों को। तो वहीं पे ऑन द स्पॉट फैसला हो गया था, वहीं गोली मार दी गई। तो फिर क्यों एक कौम को निशाना बनाया? क्या लग रहा है सर आपको कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, या पुराने समय से जो चीज़ें चलती आ रही हैं, कहीं ना कहीं इसमें कभी बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा? ये डेफिनेटली इसको रोक सकते हैं अगर वो ये फैसला या ये डिसीजन में आते हैं कि वी आर हेल्पलेस, कुछ नहीं होगा, द स्टेट इज़ सो पावरफुल, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, देन फिर फ़ायदा ही नहीं है, नो पॉइंट इन कमिंग आउट ऑफ द हाउस। सो ये हमारा डेफिनेटली ये लोगों के ऊपर हमारा होप है कि वो इसके बारे में समझेंगे, और जब समझाएंगे इनको डेफिनेटली ये क्लियर हो जाएगा कि दिस इज़ नॉट जस्ट वन आइसोलेटेड राइट। ये तो ऐसा नहीं है कि ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली कुछ हुआ, ये बहुत प्री प्लान, प्री डिटरमेंट था, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े फोर्सेस थे, इसके पीछे। सर, ये किस आधार पर आप कह सकते हैं कि प्री प्लान था, बहुत बड़े बड़े लोग, कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो एविडेंस निकला इससे, बहुत सारे कमीशंस इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया। इनफैक्ट हमारा प्रीवियस प्रेसिडेंट जस्टिस सुरेश
एक कमीशन रिपोर्ट निकले थे। सो इसका ये कमीशन रिपोर्ट और ये बहुत सारे कमीशंस था जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं किया उनका रिकमेंडेशंस, वो काफ़ी एविडेंस डिगअप करके वो पेश किया कि ये सिर्फ एक अचानक स्पॉन्टेनियस राइट नहीं था, ये प्री प्लान था, क्योंकि इनके हाथ में लिस्ट था, वोटर्स लिस्ट, रेशन कार्ड लिस्ट था, क्योंकि वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिख कहाँ रहते हैं और उनका नाम क्या है, वो कहाँ बाहर आते हैं, कहाँ आप भी किसी सिख फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं या ऐसा कोई आप किसी के अटैच हो जो उस समय जो हिंसा का शिकार हुए हों? यस डेफिनेटली, मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखा। वो जो जैसे हमारे एक बहुत मशहूर पेंटर है जो अर्पणा, वो कहती थी कि लाइक उस टाइम हिंदू और सिख दोनों मिलके जो जिनके पास कुछ कन्वेंस था वो कार लेके घूमते थे इधर उधर, उनका फ़ोन आता था कि यहाँ बचाओ, ये हम सराउंडेड है, और वहाँ जाके वो कोशिश किया और वहाँ जाके पुलिस ने अलाउ किया ये गुंडों को, वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आके गुरुद्वारा के अंदर मर्डर किए ये लोग। सो ये सब देख के ये कोई नहीं बिलीव करेंगे कि लाइक विदाउट प्लानिंग ऑन द स्पॉट कुछ हुआ, क्योंकि सब लीडर्स खड़े थे इमीडिएटली, कांग्रेस के लीडर्स HKL भगत जैसे, और वो आगे लीडिंग करते थे, वो घोषणा करते थे कि ये सिखों को मारो, ये बास्टर्ड इनको जिंदा जला दो, और ये डिफरेंट कॉलोनी में जाके लीडर करते। HKL भगत एक जगह में जाते थे और ये कोई दूसरे जो लीडर थे वो दूसरे कॉलोनी में जाते थे, और वो सबके खिलाफ काफ़ी एविडेंस था और सालों से वो कोर्ट हियरिंग थी और फिर भी उनको रियली सज़ा नहीं मिला। सज़ा मिला यानी कि एक की सज़ा पूरी कम्युनिटी को जो है वो भुगतनी पड़ी। लेकिन मैम कहते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, तो फिर किसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? भीड़ तो ऑर्गेनाइज की जाती है ना। अभी आप और हम अगर खड़े हैं यहाँ पर तो उसी में ही जो स्टेट जो मशीनरी है उसी के लोग खड़े होते हैं, ये हम सबको पता है, क्योंकि हम त्योहार मनाते हैं, हम मेले में भी जाते हैं, तो क्या वहाँ दंगा हो जाता है? नहीं होता है ना। 1 नवंबर 1984 को हमारे देश में ऐसी घटना घटी हुई जिसको आगे कई सालों तक इतिहास में भी याद किया जाएगा और आगे भी ये ताज़ा रहेंगी। 38 साल हो चुके हैं आज, उसे ही लेकर यहाँ पर लोग आए हुए थे और उन्होंने बताया कि जो हिंसा उस समय हुई थी वो किस तरीके से प्री प्लान थी, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, नाम भी सामने किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंसाफ नहीं मिला है। बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं, आपने लोगों को सुना है, यहाँ जो लोग आए थे किस तरीके से बातें उन्होंने सामने रखी हैं, उस हिंसा को लेकर सरकार पर सवाल सीधे तौर पर उठाए हैं। लेकिन अब देखना यही रहेगा कि जो यहाँ से आवाज़ उठी है, जो मांगे यहाँ से उठी हैं, वो सरकार तक कितना पहुँचती हैं और उस पर कितना अमल किया जाता है, क्योंकि मांग, उम्मीद अभी भी है इंसाफ की, लेकिन वो उम्मीद कब तक कायम रहती है और सरकार उसको कितनी जल्दी, कोर्ट उसको कितना जल्दी पूरा करता है, ये देखने का विषय रहेगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।